Hello. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to FAM Academy आरंभ बैच 2026। आज हम LR की तरफ बढ़ेंगे और आज का हमारा मोटा मोटा टारगेट यही रहेगा कि हम LR और एप्टीट्यूड को पूरा ख़त्म कर दें और आज का हमारा लास्ट डे है। तो होप आप सबकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। कुछ भी डाउट आए तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर लेना। एलआर के अंदर मेरा यही रहेगा कि मैं आपको मैक्सिमम कंसेप्ट तो समझाऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको खुद करने के लिए दे दूंगा, क्योंकि इतने ऊंचे लेवल के क्वेश्चंस है नहीं। और कुछ क्वेश्चंस के अंदर मैंने देखा तो कैलकुलेशंस थोड़े ज़्यादा है, जिसमें आपको कैलकुलेटर मेरे हिसाब से आपको वो लोग परमिट नहीं करेंगे। आपको क्या करना है कि मैं आपको अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा सा सिखा दूंगा, तो आपको अप्रोक्सीमेट में ही जाना है। और कुछ के ऑप्शंस तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही रिलेवेंट है, जिसको आप देख के ही समझ सकते हो कि ये आंसर होगा ही नहीं, तो आप उसको कैंसिल करके और सीधा अपना आंसर टिक करके आ जाओगे। ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आने वाले, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम स्टार्ट करते हैं एलआर। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ एन ईयरफोन इज़ ₹3560 एंड धनिया सेल्स दिस ईयरफोन फॉर ₹3132.8। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। हमें बताया गया है कि जो सेलिंग प्राइस है वो दे दी गई है हमको 3560, और उसको कुछ मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हमें निकालना है। पहले तो 3560 माइनस 3132.8, इसका जब हम निकालेंगे तब कुछ आएगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, 3560 माइनस 3132.8, आंसर आ रहा है 427.2। अब देखो, इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन ही लगाना पड़ेगा। इसमें आप एक एक करके कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में टाइम मिलने वाला है नहीं। तो पहले तो देखो कि ऑप्शंस दिए गए वो 10 से 20 के परसेंटेज के बीच में ही दिए गए। ठीक है, और देख कर भी आपको पता चल जाएगा कि 10 के अराउंड ही है। अब 10 तो आएगा नहीं, क्योंकि 3560 का जो 10% आएगा वो आएगा 356, सो 10% तो आएगा नहीं। 16% वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अराउंड 500 को टच कर जाएगा, तो 16 भी नहीं आएगा। 14 और 12। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाना है कि इसका 1% निकालना है। 1% क्या आएगा आप देख कर ही बता दोगे, 35.6। तब ऐड करेंगे तो ऑप्शंस दिएगा 14 और 12। तो पहले 12 को चेक कर लेते हैं, छोटा है, तो 35.6 इंटू 2 करेंगे, और 10% को हमको पता ये है, तो इन दोनों को हम मिलाकर और 12% निकाल लेंगे, और वो अप्रॉक्स आएगा इसी के बराबर। आप चेक कर लेना। तो 14% पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका डी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमें बता रहा है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स इज इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 कॉपीज, देन कैलकुलेट द प्रॉफिट पर परसेंट। अब देखो, जो 12 बुक्स हमने बेची, उसके बाद हमें जो अमाउंट मिलेगी वो 18 कॉपीज़ के बराबर है। मतलब मैं आपको बताऊं तो जो सेलिंग प्राइस होगी इन 12 बुक्स की वो 18 कॉपीज़ की कॉस्ट के बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि जो कॉस्ट को है वो हम x मान लेते हैं, जैसे 18 इंटू x, और जो सेलिंग प्राइस उसको हम मान लेंगे y, 12 इंटू y। जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आएगा x बाय y का रेशियो हमें मिलेगा 12/18। देखो, y इधर चला जाएगा और 18 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें रेशियो मिला
तो हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा हमको 2:3 का रेशियो में मिलता है, ठीक है। अब इसका मतलब x को हमने माना था वो था कॉस्ट और y हमने माना था प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस, यू कैन से प्रॉफिट प्लस कॉस्ट मतलब y हमने माना था। तो हम लिख सकते हैं कि जो कॉस्टिंग प्राइस है वो 2 आएगी और सेलिंग प्राइस है वो 3। ये रेशियो में तो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है। रेशियो का मतलब ये होता है कि सबसे सिंपलेस्ट हम जो करेंगे और वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जब प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, SP यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा प्रॉफिट विच इज़ 1। तो अब हम अगर कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट का परसेंटेज तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट है अपॉन में कॉस्टिंग प्राइस विच इज़ 2 × 100 तो आ जाएगा 50%। आंसर हमारा आ जाएगा 50%, टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बता रहा है अ मैन बाइज अ वॉच फॉर ₹1200 एंड सेल्स इट एट लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। 1200 में खरीदी, 10% के लॉस पे बेच दी, ईजी है। 120 जो है वो लॉस खाएगा तो 1200 माइनस 120 1080। फोर्थ क्वेश्चन बता रहा है अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. If he had bought it at 20% less and sold it for ₹90 less, he would have gained 40%. What is the cost price of the article? देखो, इसको मैंने ऑफलाइन में करवाया था और ऑफलाइन में मैंने जिस तरीके से इसको सॉल्व किया सीधा सीधा पता चल रहा था कि या तो ऑप्शंस में गड़बड़ है या तो क्वेश्चन फ्रेम करने में इनको तकलीफ़ आ रही है। तो मेरे हिसाब से इसको अगर आपको सही में लगता ही है तो मैं आपका इसको रियल आंसर में अगर बता दूँ तो 692 के आसपास आता है। अब इसमें इतना टाइम डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं कोई एग्ज़ाम में, तो इसके ऊपर ज़्यादा अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन बता रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹600 अ मैन गेन्स 20%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए से एक आर्टिकल हमने बेचा 600 रुपये में, 600 रुपये 600 में, और उसको उस पर 20% मुनाफा मिल गया। लेकिन मतलब ये जो 600 की अमाउंट है इसके अंदर 20% पहले से ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये जो है वो 120% है, यही कह सकते हैं हम। अगर कॉस्ट के अंदर हमने जब प्रॉफिट ऐड कर दिया तो उसको होल में अगर हम चेक करेंगे तो उसको यू कैन से 120% है। अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, मतलब कि हमें 100% वाला अमाउंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 600 अपॉन में 120 इंटू 100, तो आप देख लीजिए आ जाएगा 500 हमारा आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन बता रहा है अ शॉपकीपर बाइज अ वॉच फॉर ₹600 एंड सेल्स इट फॉर ₹750, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा हमको इसमें से, अगर इसको हम माइनस करते तो 150 का हमें प्रॉफिट मिलेगा और उससे हम कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25% हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन बता रहा है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स इज़ ₹300 एंड द सेलिंग प्राइस इज़ ₹450, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए कॉस्ट जो है वो 300 है और सेलिंग प्राइस 450, मतलब 150 का मुनाफा हमने चढ़ाया हुआ है। तो मुनाफा जो हमारा है प्रॉफिट, आपको उसको कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट ऐसे ही निकलता है 300 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा निकल कर 50% आ जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा 50%। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है। देखो ये क्वेश्चंस जो आएंगे आपको एप्टीट्यूड के, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि टाइम कंज्यूम कर रहा है तो उसको स्किप कर देना है, लास्ट में करना है, ठीक है। आपको लगता है अगर कि ज़्यादा ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जो LR के क्वेश्चंस आएंगे तब मैं उसको आपको बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल ही उसका कोई रेलेवेंट ही नहीं होगा, कुछ अलग ही दे दिया होगा,
तो उसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको उसको स्किप कर देना है, लास्ट में ट्राई करना है। हो तो जाएगा, बन तो जाएगा, लेकिन आपको 1 मिनट से ज़्यादा उसको देना पड़ेगा, तो उसको लास्ट में करना है, ठीक है। 8th क्वेश्चन बता रहा है अ मैन सेल्स अ बाइक एट अ लॉस ऑफ 10%, इफ द सेलिंग प्राइस इज़ ₹22,500, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक। देखिए, जो हमें सेलिंग प्राइस है वो दे दिया गया है और 10% का लॉस भी बुक किया है इसने, तो 22,500 जो है, ये जो है वो 90% अमाउंट है। हमें क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, ये डिस्काउंट के बाद, मतलब जो उसका लॉस हो गया उसके बाद की प्राइस है। हम अगर कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो हमें 100% पे चाहिए, तो तो हम क्रॉस से भी हम कर लेंगे इसको, जो हम मेथड करते हैं परसेंटेज में पुराने वाला, उससे भी कर लेंगे तो आ जाएगा 22,500 अपॉन 90 इंटू 100 करेंगे जब हम, तब हमें आंसर मिलेगा 250 इंटू 100 आ जाएगा 25,000 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ के तो अंदर आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको अंदर से एसेंस आएगा कि इसका तो आंसर यही होना चाहिए। 9th क्वेश्चन बता रहा है अ शॉपकीपर सेल्स अ शर्ट फॉर ₹720 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। ठीक है, हमें दे दिया गया है 720 में अंदर बेचता है और उसमें 20% का मुनाफा वो लेता है। दैट मीन्स कि जो 720 है वो 120% है, 100 यानी कॉस्ट प्लस 20%। तो हम लिख सकते हैं कि जो 720 है वो 120% है। हम करेंगे क्या, 720 अपॉन 120 करेंगे इंटू में 100, तो हम जो जहाँ से स्टार्ट किया, मतलब जो कॉस्ट है वहाँ पर आ जाएंगे। 6 और 600 हमारा जो आंसर वो है आ जाएगा। 10th क्वेश्चन बता रहा है अ ट्रेडर सेल्स अ बाइसिकल फॉर ₹2250 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। ठीक है, यानी 2250 जो है उसमें उसका मुनाफा जुड़ा हुआ है 12.5%, तो हम लिख सकते हैं 112.5 इंटू 100, हमें कॉस्ट पे आ जाना है। तो सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो हम लिख सकते हैं 4500 अपॉन 225 इंटू 100। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 25, मतलब कि 20 इंटू 100 इक्वल टू 2000। आंसर हमारा आ रहा है 2000। 11th क्वेश्चन बता रहा है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये तो इजी सा क्वेश्चन है, सारे के सारे ये जो कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं और चाइना एक कंट्री है, चाइना आंसर आ जाएगा। फाइंड द ऑड आउट, इसमें जीमेल जो है वो मेल के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी सब सोशल मीडिया ऐप्स है। इसके अंदर आ जाएगा फाइंड द ऑड वन आउट, ये आउटडोर है, ये भी आउटडोर है और कबड्डी भी आउटडोर है, चेस इंडोर है, तो आंसर डी आ जाएगा। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन डेटा। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपको इन सब के बीच में एक रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। जब इसमें हम चेक करेंगे तो +13 हुआ है, इसके बाद इसमें हम देखेंगे तो 26 प्लस हुआ है, और इसके बाद जब 65 से 84 पे गया तो जो डेविएशन आ रहा है वो अराउंड 19 है, और 84 से 91 के बीच में 7 का डेविएशन आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा इररिलेवेंसी दिख रही है, और 65 और 91 के बीच में अगर गैप अब हम जब चेक करेंगे तो वो आ रहा है 26, जो यहाँ पर था 26। मतलब थोड़ा सा इररिलेवेंट जो सबसे है, जो ऑड लग रहा है वो 84 है, तो आंसर भी 84 आएगा, क्योंकि ऑड वन हमें निकालना है इसमें से, तो डी 84 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें पूछा गया है फाइंड दी ऑड वन आउट,
ये एक ब्राउज़र है, ये सर्च इंजन, ये ब्राउज़र है, तो बी गूगल हमारा आंसर आ जाएगा। वॉट नंबर शुड कम नेक्स्ट, ठीक है। देखो इसके और इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, इससे इसमें जाओगे तो 2 का, इससे इसमें जाओगे तो 3 का, तो ऑब्वियसली अब जो आएगा वो सीरीज़ के मुताबिक 4 का डिफरेंस आएगा। तो 211 से 207 के बीच में 4 का गैप आ रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 211, आंसर आ जाएगा 211। 17th क्वेश्चन पे आते हैं। What will come at the place of question mark। अब इसमें हम जब देखेंगे तो हमें बताना है कि ये वाली जगह पर क्या आएगा, तो उसके लिए हमें इनके बीच में रिलेशन चेक करना पड़ेगा। तो जब हम देखेंगे तो 5760 से 2880 के बीच का जब हम अंतर निकालेंगे तो मुझे दिख रहा है, बार मुझे चेक कर लेनी चाहिए, 5760/2, यस, इनके और इनके बीच में बाय 2 मतलब डिवाइडेड बाय 2 करके आएगा, तो 2880 आ जाएगा। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे 1440 जी, यहाँ पर बाई 3 का मतलब पहले 2 से डिवाइड हो रहा था, अब 3 से हो रहा है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ से जो होगा वो 4 से डिवाइड होगा। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। 960, यस, और यहाँ से 240/5 = 48। मतलब अब जो आएगा, जो हमारा यहाँ का आंसर आएगा वो बाई 6 से आएगा, तो 48/6 = 6 × 48, आंसर हमारा आ जाएगा 8। 18th क्वेश्चन बता रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म। जो मिसिंग टर्म है वो हमें बतानी है। 120, 99, इनके बीच में जब गैप देखोगे अपन तो -21 है। यहाँ से जब जाएंगे तो 19 की गैप दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक की 17 की गैप है, और यहाँ से यहाँ में 63, 48 यानी 15 की। यानी हर बार जब टर्म बदल रहा है तब कुछ तो माइनस हो रहा है, लेकिन उस संख्या में से -2 का डेविएशन भी आ रहा है। यानी पहले 21 था तो अब 19 हुआ, दोनों के बीच का गैप। फिर 19 से 17, 17 से 15, तो अब जो आएगा वो 15 - 2 = 13, यानी 48 - 13 जो आएगा वो यहाँ का टर्म होगा, जो होता है 35। 48 - 13 = 35। 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज़ द मिसिंग टर्म्स आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखिए इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जब भी ये जो आएगा ना आपको, तब आपको मैं इसके लिए बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आपको क्या लिखना है, DHLPTX, ये सारे टर्म्स लिख लेना है। अब इनका जो पोजीशन है वो हमें लिख लेना है। D कौन से पोजीशन पे आता है, 4th। उसके बाद H 8th पे आता है, 12th पे L आता है, 16th पे P आता है, T 20th पे आता है, और X 24th पे आता है। और उसके बाद क्या होता है, Y and Z, बराबर है। हमें अब इन सब के बीच में भी रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। पहले टर्म से स्टार्ट करते हैं। WFB लिखा हुआ है, तो पहले हम चेक कैसे करेंगे, तो जो पहला टर्म है उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है और जो सेकंड टर्म का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, उनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे। तो W जो है वो कौन सा स्थान पे आता है, तो वो आता है TUVW, मीन्स TUV और W, यानी 24 से एक पहले, यानी 23rd वाला ये आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम 23rd। और F जो है वो और सॉरी, W से T को कंपेयर करना है। अब T कौन सा स्थान पे आता है, 20th पे आता है।
तो यहाँ लिख देंगे 20th। और क्यू आएगा PQRST, मतलब P के बाजू में आएगा Q, यानी 17th पोजीशन पे आएगा Q, 17th। रिलेशन हम जब देखेंगे तो 23rd से 20th पे जा रहा है, मतलब -3 हो रहा है, 20 से -3, और उसके बाद 17 से आएगा 14th वाला टर्म आएगा 17 - 3, यानी यहाँ जो आएगा पहला अल्फ़ाबेट वो 14th वाला आएगा। मतलब 14th वाला कौन सा है? LMN, ये जो होता है वो 14th वाला है। तो यहाँ का जो आएगा आंसर, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमने निकाला वो N आता है, यहाँ पर N है, यहाँ पर N है, तो D कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते F दिया है, G और H, सिंपल सीरीज़ चल रही है F G H। अब आगे आएगा I, तो देखेंगे तो J ये कैंसिल हो जाएगा, C भी आंसर नहीं आएगा। तो A या B में से, यानी जो थर्ड टर्म है वो या तो J आएगा या तो K आएगा। थर्ड अल्फ़ाबेट जो आएगा वो या तो J आएगा या तो K आएगा। देख लेते हैं हम B, उसके बाद D, यहाँ पर B है और फिर D है या और फिर G है, यानी सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स के अंदर 2-2 का बढ़ोतरी आ रही है। पहले B था, अब D है, अब G है। देखिए जब G आएगा तो G, हाँ, B C D E F G, सॉरी देखो, B से D के बीच में गए तो +2 का डिफरेंस आया, D से G में गए तो +3 का आया, B C D E F G, इनके बीच में क्या आया? E और F आया। अब जो आएगा वो 3 की बढ़ोतरी पे आएगा, यानी G H I J, और उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा वो हमारा आंसर आएगा, यानी G H I J, 3 और फिर K, यानी A भी आंसर नहीं आएगा, B हमारा आंसर रहेगा। कैसे निकाला? जो लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है उसमें क्या हो रहा है कि एक सिंपल सा पहले 2 का डिफरेंस था, फिर 3 का हुआ, अब जो आएगा वो 4 का डिफरेंस आएगा, यानी K जो है उनके बीच में और G के बीच में 4 अल्फ़ाबेट्स आएंगे। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, NIK, C हमारा आंसर आ जाएगा। 20th क्वेश्चन बता रहा है, इन दिस सीरीज़ you will be looking at both the letter pattern and the number pattern. Fill the blank in the middle of the series. हमें यहाँ का जो सीरीज़ देखनी है, पहले तो गौर करेंगे जब पता चलेगा कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स जो है वो सिंपल सीरीज़ में चल रहे हैं, जैसे 4, 5, 6, लेकिन उनका स्थान वो अल्फ़ाबेट्स में अलग अलग आ रहा है। जैसे यहाँ पर D के अंदर है, तो अब यहाँ से फर्स्ट अल्फ़ाबेट में आ गया, फिर सेकंड अल्फ़ाबेट में, और फिर थर्ड में आ जाएगा, ऐसा सो ऑन चलता रहेगा। तो जब यहाँ पर फर्स्ट अल्फ़ाबेट में, तो ऑब्वियसली जो सेकंड टर्म होगा उसके सेकंड अल्फ़ाबेट पे नंबरिंग दिखेगी, और सिंपली आगे बढ़ रही है तो 2 के बाद 3 आएगा। दैट मीन्स B हमारा आंसर आ जाएगा। 21st क्वेश्चन बता रहा है हमें, चूज़ दी फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जब ऐसे क्वेश्चन में तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसकी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको वो आपका रीजनिंग ही चेक कर रहा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे जितने भी सर्कल्स हैं वो साइड से अटैच्ड है, और ये देखो इसमें साइड से अटैच्ड है, इसमें भी साइड से, लेकिन एक ही है जिसमें ये एंगल के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स B जो है वो इन सब में से डिफरेंट है, तो आंसर B आ जाएगा हमारा। चूज़ दी फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ऑब्वियसली D आंसर आएगा। आइडेंटिफाई द फिगर, कंप्लीट द पैटर्न, 4th आंसर आ जाएगा। इसमें आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है और ये कंप्लीट कर रहा है। 24th में भी आप इजीली क्वेश्चन लगा के आ जाएंगे कि 24th आंसर आ जाएगा, मैचिंग ही करना है। इसमें भी 4th आंसर आएगा। इन अ सर्टेन कोड
send is written as UCPF. How is tone is written in that code. ठीक है, फिर से हम वही लिखेंगे जो हमने अल्फ़ाबेट्स के सम्स करने के लिए लिखा था, DHLPTX। इससे क्या होता है कि हमें अल्फ़ाबेट्स को गिनती करने में आसानी रह जाती है, और उनके बाद उनका नंबरिंग 4, 8, 12, 16, 20, 24, Y, Z। S के अब इन दोनों के बीच में हम जब रिलेशन चेक करेंगे तो S से U आ रहा है, S से U में आ रहा है। S का नंबर क्या रहता है, PQRS, यानी ये 19th टर्म है, 19th अल्फ़ाबेट है, तो 19th लिख देंगे। और अब U कहाँ पर आता है, RST, TU यानी 21st अल्फ़ाबेट है ये, और A फर्स्ट है, C थर्ड है, N जो है LMN यानी 14th टर्म है ये, 14th अल्फ़ाबेट सॉरी। P जो है वो 16th है, D 4th है, और F जो है DEF यानी 6th। यानी देखोगे तो सबके अंदर जब भी कोड घूम रहा है तो वो सारे अल्फ़ाबेट्स के अंदर अल्फ़ाबेट्स के बाद जो सेकंड, उसके बाद जो 1 और 2 यानी सेकंड पोजीशन पे होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो S से क्या हो रहा है, S से U बन रहा है, जैसे यहाँ पर भी क्लियरली 19 से 21st टर्म में बदल रहा है, तो U आ जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं आएगा, यानी U इन तीनों में से आएगा। T कहाँ पर है, 20th है, तो हमें 22nd टर्म देखना है, TUV यानी जो सेकंड टर्म है वो V है, यानी ये D भी नहीं आएगा, N भी नहीं आएगा, तो C आंसर हमारा आ जाएगा। आगे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 27th क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड lion is written as MNHK, how is monkey is written in that code। देखो इसको भी मैंने ऑफलाइन में करवाया था, और मैं आपको डायरेक्टली अगर आंसर बताऊं तो इसमें हो क्या रहा है कि जो लायन है इसको पहले रिवर्स में लिखा है NOIL, फिर इसको MNHK में कन्वर्ट करना है, यानी M से एक माइनस का 1, फिर O से N के बीच में -1 के, I से H के बीच में -1, और L से K के अंदर -1, यानी उसके अगले वाला अल्फ़ाबेट आ रहा है। लेकिन जब आप मंकी को उसी तरीके से अगर सॉल्व करोगे और जो हमें आंसर दिया गया है वो मैच नहीं होता। जब YEKNOM अब हो क्या रहा था कि N से -1 यानी N से M बदल रहा था, O का N हो जाता है, I से H हो जा रहा है, और L से M हो जा रहा है, मतलब -1 की पोजीशन वो खिसक रहा है। तो Y की जगह पर क्या आ जाएगा, Y की जगह पर आ जाएगा X, E की जगह पर क्या आ जाएगा D, K की जगह J आ जाएगा, N की जगह M आ जाएगा, O की जगह N आ जाएगा, और M की जगह L आ जाएगा। तो आंसर जो एक्चुअल में इसका आ रहा है वो B आ रहा है, लेकिन क्या पता यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर BWKXSU कैसे कर दिया है, लेकिन ये आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर जो हमारा यहाँ पर आएगा वो आ रहा है B। ठीक है, हो क्या रहा है कि पहले जो रियल टर्म था उसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स को फिर इसके साथ हमें सरखाना है। तो जब हमने इसके साथ कंपेयर किया तो आ क्या रहा था कि हर एक अल्फ़ाबेट वो अपनी पोजीशन से अगले वाले के तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। L का हो जा रहा है, सॉरी N की जगह पर, मतलब इसको रिवर्स हो रहा है, N की जगह M हो जा रहा है, O की जगह N हो जा रहा है, I की जगह H, और L की जगह K हो जा रहा है। हमने वही किया कि मंकी को पहले रिवर्स किया और फिर उसके जो अल्फ़ाबेट्स है उसको एक एक आगे खिसकाते जा रहे हैं, तो हमारा आंसर B आना चाहिए। ठीक है, 28th क्वेश्चन हमें बता रहा है
In a certain code, Fanta is written as LGTZG. How is cricket is written in that code? ठीक है, F की जगह पर L हो जा रहा है। एक बार फिर से मैं आपको वही रिलेशन के लिए TLH PTXYZ 4 8 12 16 20 24 25 26। अब F जो है वो आ रहा है DEF यानी 6th टर्म है ये, और L जो है वो 8th टर्म है। A फर्स्ट टर्म है, G जो है EFG यानी 7th टर्म है ये, N जो है वो है LMN HIJK। HIJK सॉरी DHL आएगा, मैंने भूल से 8th टर्म है और ये 12th। हाँ, LMN यानी ये आएगा 14th टर्म, ये 14th अल्फ़ाबेट है, और T जो है वो 20th है, T जो है वो 20th है इधर, और G जो है Z जो है वो 26th है, और G जो है वो आएगा EFG 7th। यस, रिलेशन जब देखेंगे हम तब साफ साफ पता चल रहा है कि कोई इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। 6 से 8 हो रहा है, वो तो सही है कि +2 हो रहा है इन दोनों में, जो +2 से खिसक रहा है। A से सीधा 7th बन रहा है, 14th से 20th पे आ रहा है, 20th से सीधा 26th पे आ रहा है, और A से नहीं, इनके बीच में रिलेशन है। कैसे, मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट लेटर है वो 2 से आगे बढ़ा है, हाँ, सारे के सारे लेटर्स जो है वो आगे की डायरेक्शन में खिसक रहे हैं, और उनके जो अल्फ़ाबेट के बीच का जो अंतर है वो 6 अल्फ़ाबेट का है। तो C से जब आएगा, C 3rd पे है, तो अब यहाँ जो आएगा वो 9th आएगा। ये अगर 3rd पे है तो हमारा जो नया कोड आएगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा 9th वाला, वो होगा I, H फिर आएगा I, यानी यहाँ पर जो आएगा वो I वो 9th आएगा। तो यहाँ से, और फिर दूसरा एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए X चेक कर लेते हैं। R जो है PQR यानी 18th वाला टर्म है, उसके बाद 24th आ जाएगा यानी X आ जाएगा, सीधा C आंसर आ जाएगा, कोई और मैच हो नहीं रहा। ठीक है, ये एक मेरी गलती हो गई थी, मैंने L की जगह भूल से H लिख दिया था, लेकिन इसका ध्यान रखना है DHL PTX इतना लिखना है, ऊपर नंबरिंग करनी है, आपका क्वेश्चन ये सॉल्व करवा देगा। ये सारे जितने भी अब क्वेश्चंस है वो आप खुद ट्राई कर लेना, कोड वाले। ओके, व्हाट इज़ 30% ऑफ 150? 150 का 30% पूछा है तो आ जाएगा सीधा 45। इफ़ द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज़ रिड्यूस्ड बाय 20% एंड नाउ इट कॉस्ट्स ₹800, व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस? यानी उसका जो पहला प्राइस था उसमें से 20% रिड्यूस कर दिया। अब ये जो 800 है, ये 800 वो 80% है, तो 100% क्या होगा?
ऑब्वियसली 1000 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ए 1000। इफ़ अ नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द रिज़ल्ट इज़ 125, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। एक नंबर है और उसको 25% इंक्रीज़ कर दिया गया है और उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 125 है, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। 120 आंसर बता रहा है, लेकिन उसके अंदर 25% इंक्रीज़ करोगे तो 120 थोड़ी रहेगा। ऑब्वियसली अगर इसका आंसर तो आएगा फिर 25 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर 20 का 25%, यानी अराउंड समझो भी तो अगर 20 यानी 130 हो जाएगा, तो यानी 125 आ रहा है, उसकी जगह 130 आएगा अगर 120 आंसर है। लेकिन ओरिजिनल नंबर ए 100 होना चाहिए, क्योंकि 25% अगर 100 के अंदर इंक्रीज़ करेंगे तभी रिज़ल्ट जो है हमारा 125 आएगा। तो इसका आंसर ये वाला गलत है, 100 आएगा। 34th बता रहा है, इफ़ 20% ऑफ अ नंबर इज़ 40, व्हाट इज़ 30% ऑफ द सेम नंबर। यानी ये जो है वो एक नंबर का 20% है, तो इसका 30% क्या आएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो 40 है वो 20% है, तो 100% जो होगा वो होगा इस तरीके से। जब कैलकुलेट करेंगे हम तो आएगा 60 आंसर आएगा। कैसे कि जो 40 है वो 20% है, तो 100% जो होगा वो होगा 40 × 5, तो 100% बन जाएगा विच इज़ 200, और 200 का 30% जो होगा वो मिलेगा हमको 60। आंसर आ जाएगा 60। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड बाय 8 लाख टू 10 लाख, व्हाट इज़ परसेंटेज इंक्रीज़। यानी कितना इंक्रीज़ आया है। इंक्रीज़ को चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो डेविएशन 2 लाख का है, 2 लाख का डेविएशन है और ओरिजिनल से उसको कंपेयर करना है। और ओरिजिनल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो आएगा 2 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100, तो आ जाएगा 4 और 25%। अब यहाँ 20% कैसे लिखा है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन आंसर आना चाहिए 25%, क्योंकि 8 लाख का 25% इंक्रीज़ हुआ है ना। 8 लाख का 25%, अगर 8 लाख का 20% करोगे तो कितना आएगा, फिर तो 9,60,000 आएगा। अब करके चेक करो, देखो अगर 8 लाख के अंदर प्लस 20% हमने किया तो 9,60,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्चुअल आंसर जो है 25% है, तब जाके हमारा आएगा 10 लाख। मतलब जो इंक्रीज़ आया है वो हमारा आएगा बी 25%। 36th क्वेश्चन बता रहा है, अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स विच इंक्लूड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस, व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यानी उसने बाउंड्रीज़ के अलावा कितने रन किए, पहले तो वो निकाल लेते, क्योंकि बाउंड्रीज़ के मिला के रन नहीं पूछे, परसेंटेज किसके पूछे, बाउंड्रीज़ के अलावा का कितने परसेंटेज है। तो 3 बाउंड्रीज़ है, यानी बाउंड्रीज़ का मतलब फोर्स, मैं लिख देता हूँ फोर्स, और 8 सिक्सेस, यानी 3 बाउंड्रीज़ के हो जाएंगे 12 रन और 8 सिक्सेस, यानी 8 सिक्सेस के हो जाएंगे हमारे 6 6 36 और 6 2 4, यानी 48, यार सॉरी 48 कर रहा हूँ, 48 आएंगे, सॉरी 48 रन्स जो हैं वो इसके, यानी टोटल 60 रन्स जो है वो विथ बाउंड्रीज़ के लगे, और उसके अलावा जो रन्स लगे वो 110 माइनस 60, यानी 50 रन्स जो है वो लगे रनिंग बिटवीन द विकेट्स करके आए। ठीक है, तो हम
जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तब मिलेगा हमको 110, 50 into 100 अराउंड, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 45, 4.5 आएगा पहले तो इधर 4.5 और 50/110 into 100 45.45, यानी ये तो डायरेक्टली आएगा नहीं, पहले 55 और 54 भी नहीं आ रहा, तो अभी इतना ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 45 into 5/11%। अभी जो स्टडी द टेबल वाले क्वेश्चंस है उनके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप इसको खुद करने की ट्राई करिए, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस है, ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा कैलकुलेशन वाले, थोड़ा और कैलकुलेशन वाले नहीं पूछेंगे तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे। दिया क्या गया है, एक कंपनी है और उसके एक्सपेंडिचर के सारे डेटा दिया गया है और ईयरली बेसिस पे दिया गया है 1998 से लेके 2002 तक। सैलरीज दी गई है, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स और टैक्सेस दिए गए। पूछा क्या क्या गया है, व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 ईयर के अंदर ये सारे के सारे जितने भी इंटरेस्ट है उनका अरिथमेटिक मीन ले लेना है, यानी एवरेज, वो अमाउंट हमारा आंसर आ जाएगा। मैं एक बार करके भी बता देता हूँ। $23.4 प्लस 32.5 प्लस 41.6 प्लस 36.4 प्लस 49.4 अपॉन 5, 36.66 लैक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 38th क्वेश्चन बता रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज़ अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी बोनस को सारी के सारी सैलरीज से कंपेयर करना है, यानी सैलरीज का और बोनस का रिलेशन ऐसा है कि ये जितना भी है इनका जो कैलकुलेशन है वो सैलरीज के टोटल से कितना परसेंटेज है। परसेंटेज निकालने के क्या करेंगे, बोनस को टोटल सैलरी से डिवाइड कर लेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है। 39th क्वेश्चन बता रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दिस आइटम इन 1998 वॉज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2002। वही है, सारे के सारे एक्सपेंडिचर, सैलरीज, फ्यूल, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, टैक्सेस, सारों को कंबाइन करना है 1998 का और 2002 का, और इन दोनों को कंपेयर करना है और देखना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है। 1998 के बेस लेकर हम चेक करेंगे तो कितना आएगा, तो वो हमारा कितना परसेंटेज का चेंज है वो आ जाएगा। करने की अभी इतना ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम पास करके ज़रूरत नहीं है। 40th क्वेश्चन बता रहा है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दिस आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2000 इज़, यानी कि सारी एक्सपेंडिचर पूछी गई है साल 2000 के अंदर। तो 324, 101 और इन सब का कैलकुलेशन करोगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्टली 544 दिया है, आप कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा। 41st क्वेश्चन बता रहा है, द रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर ऑल द ईयर्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द ईयर्स रिस्पेक्टिवली इज़ अप्रोक्सीमेटली, यानी रेशियो निकालना है किन किन के बीच में, सारे टैक्सेस और फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट का हमें रेशियो निकालना है, सारे टैक्सेस और फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, सीधा रेशियो निकाल के, और एक बार आप खुद ट्राई कर लेना, रेशियो निकालना इतना मुश्किल होगा नहीं,
क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन ही है, आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ही करना पड़ेगा और आंसर आप इजीली लेके आ जाओगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे डीएम कर लेना, मैं आपको एक बार एक उसकी शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना वक्त है नहीं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस को करवा के बताऊँ, इतना कुछ हार्ड है नहीं है। ओके, तो हम आए थे कॉस्मेटिक कंपनी प्रोवाइड्स 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये भी वैसा ही है कि एक आपको डायग्राम दे दिया है और उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर जाते हैं और फिर हम ग्राफ्स वगैरह को इवेल्युएट करेंगे। 42nd क्वेश्चन बता रहा है द सेल्स ऑफ लिपस्टिक्स इन 2000 वाज बाय व्हाट % मोर देन द सेल्स ऑफ नेल इनेमल्स इन 2000। और राउंड ऑफ ही पूछा है, ज़्यादा इसमें परफेक्ट एक्यूरेट आंसर नहीं मांगा है। देखेंगे जब तो पूछा क्या है, सेल्स ऑफ लिपस्टिक इन 2000, यानी जो ये ग्रीन बार डायग्राम है वो ईयर 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू कलर का जो ये बार डायग्राम है वो 1995 के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिपस्टिक यहाँ पर पूछा गया है इसका और नेल इनेमल्स का, इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन जानना है कि कितने % ज़्यादा है जो सेल्स ऑफ लिपस्टिक है वो नेल इनेमल्स से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। जब कैलकुलेट करेंगे हम 48/38 8/6 और 200 is equal to around ये 125 ऐसा आएगा, यानी अप्रोक्स हम अगर देखेंगे तो 25% से ज़्यादा आएगा। अब कैलकुलेटर तो हम यूज़ नहीं कर सकते, फिर भी हम एक बार मैं आपको आइडिया देने के लिए यूज़ करके बता रहा हूँ कि 48/38 इंटू 100 जी, मोर देन 125 मैंने बोला था, 126 के अराउंड आ रहा है और हमें इंटीजर में पूछा है, यानी जो इंक्रीज़ है वो 26.5 अप्रोक्स % का है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, और मैंने यहाँ पर जो है वो 0.17 और 0.76 को इग्नोर किया है, तो परफेक्ट वैल्यू जो है वो 127.5 अप्रोक्स इतनी आएगी। तो उसको अगर हम इंटीजर में देखेंगे तो 28% को हम टिक करके आ सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में ऐसा करना पड़ेगा आपको। 43rd क्वेश्चन बताया, देखो अप्रोक्सीमेशन में आपको डायरेक्टली भी बता दूं कि मैंने लाया कैसे। 48.17 अपॉन 37.76 इंटू 100, यानी 100 प्लस 27.56। अब इसको मैंने इंटीजर में 28% से ले लिया है। 43rd क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड 1995 to 2000 द मिनिमम रेट ऑफ इंक्रीज इन सेल्स इज़ इन द केस ऑफ। सबसे कम रेट में क्या इंक्रीज़ हुआ है, देखिए ऑलमोस्ट 100% इसका बूम है। ये 100% नहीं है, लेस देन 100% है, नहीं लेस देन 100%, ये ऑलमोस्ट 100%, ये भी ऑलमोस्ट 100% का बूम है इसमें। इसमें अराउंड 600% का इंक्रीज़ है और इसमें भी मोर देन 100% का है। तो आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा शैम्पू। देख लेते हैं आंसर, यस। 44th क्वेश्चन बता रहा है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ द सेल्स ऑफ नेल इनेमल्स इन 2000 टू द सेल्स ऑफ टैल्कम पाउडर इन 1995। देख लेते हैं पूछा क्या है कि जो रेशियो पूछा है किन किन के बीच में, इसके और टेल्कम पाउडर के, इसके अंदर टेल्कम पाउडर का जो डेटा है वो 1995 का लेना है, यानी ये। तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 3815
इसको भी मैंने अप्रोक्सीमेट कर लिया, इसको भी कर लिया। दोनों को जो रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे अपन, जो दोनों में से लेस जो छोटी वैल्यू होगी उनसे दोनों को डिवाइड करवा देंगे, यानी ये आ जाएगा 1 और ये अराउंड आएगा 2.5 के अराउंड आएगा, अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ। और इसको अप्रोक्सीमेटली हम अगर इंटीजर्स में इसको इंटू 2 कर देंगे तो इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा, तो मतलब ये 5 और ये होल नंबर बन जाएगा 5:2। तो अप्रॉक्स देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5:2। 45th क्वेश्चन बता रहा है द सेल्स हैव इंक्रीज्ड बाय नियरली 55% फ्रॉम 1995 टू 2000 इन द केस ऑफ, यानी 55% किस में इंक्रीज़ आया है। देखो इसमें तो ऑलमोस्ट 100% का इंक्रीज़ है, और इसमें 100% का ऑलमोस्ट है, इसमें भी मोर देन 100% का, इसमें तो 600% का इंक्रीज़ है। एक ही है जो लेस देन 100% है और नॉट ये 70% भी नहीं है इंक्रीज़, ऑलमोस्ट ये 55% है। अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो आ जाएगा यस, इसमें जो है 55% का इंक्रीज़ है, यानी आंसर इसका भी आ जाएगा शैम्पू। 46th क्वेश्चन बता रहा है द सेल्स ऑफ कंडीशनर्स इन 1995 वॉज बाय व्हाट परसेंट लेस देन द सेल्स ऑफ शैम्पूज इन 1995। सेल्स ऑफ कंडीशनर दिया गया है और परसेंट लेस देन द सेल्स ऑफ शैम्पूज इन 1995, यानी शैम्पूज़ का ये जो डाटा है 1995 का उसको और कंडीशनर के 1995 के डाटा को कंपेयर करना है। और पूछा गया है कि कंडीशनर की जो सेल्स है वो शैम्पूज़ की 1995 की सेल्स से कितने प्रतिशत कम है। देखेंगे अपन 5.01 बाई 7.88 टू 100, अराउंड 37% दिख रहा है हमको। 63% का तो इन दोनों के बीच का गैप है, मतलब जो शैम्पूज़ की 1995 की जो सेल्स थी और उससे कंडीशनर को कंपेयर करेंगे तो उनकी वैल्यू 63% है, मतलब जो उनके बीच का जो गैप है वो होगा 37% का। तो देख लेते हैं आंसर, यस आंसर आ जाएगा 36। Following pie charts shows the sources of funds to be collected by the National Highways Authority of India for its phase 2 projects. डाटा दिया गया है नियर अबाउट, क्वेश्चन दिया 47th, नियर अबाउट 20% ऑफ द फंड्स आर टू बी अरेंज थ्रू। पाई डायग्राम में जब आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट हाफ हिस्सा खा रहा है, और जो 20% कौन ले रहा है तो देख के ही पता चल रहा है ये एक्सटर्नल असिस्टेंस है। जो 20% जो फंड्स है वो उसका अरेंज इससे हुआ है, यानी जो टोटल में से 20% जो है वो एक्सटर्नल असिस्टेंस का है। 48th क्वेश्चन बता रहा है इफ़ NHAI could receive a total of rupees 9695 करोड़ एज एक्सटर्नल असिस्टेंस, यानी इसमें से कुछ कम करके और अरेंज कर पाया सिर्फ 9695, बाय व्हाट परसेंट अप्रॉक्सीमेटली शुड इट इंक्रीज द मार्केट बोरोइंग्स टू अरेंज फॉर द शॉर्टेज ऑफ फंड्स, यानी मार्केट बोरोइंग्स में कितने परसेंटेज का इंक्रीज़ आएगा अगर एक्सटर्नल असिस्टेंस जो है उसके बजट के अंदर 9695 अरेंज हुए। यानी हुआ क्या है कि डिक्रीज़ कितने से हुआ है पहले वो देखते हैं। 11486 था और अरेंज अब नया जो करेंगे वो 9695 है। 11486 माइनस 9695, यानी जो डिक्रीज़ है वो इतना है, और अगर इतना डिक्रीज़ है तो यहाँ से इतना इंक्रीज़ भी होगा जितना यहाँ से डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम करेंगे क्या
जो अभी करंट मार्केट बोरोइंग है उससे कंपेयर करेंगे। 29,952 इंटू 100 यानी नियरली 6% का इंक्रीज़ आएगा मार्केट बोरोइंग में, विच इज़ सी 6%। 49th क्वेश्चन बता रहा है इफ़ द टोल इज़ टू बी कलेक्टेड थ्रू एन आउटसोर्स्ड एजेंसी बाय अलाउइंग अ मैक्सिमम 10% कमीशन, how much amount should be permitted to be collected by the outsourced agency so that the project is supported with rupees 4910 crores। यानी बताया क्या गया है कि जो भी टोल कलेक्ट होता है वो एजेंसी उसमें से 10% कमीशन ले लेती है। यानी यहाँ पर जो हमें टोल का जो अमाउंट मिल रहा है 49, अब ये एडजस्टेड है, एजेंसीज ने उसमें से 10% कमीशन लिया है, यानी ये जो वैल्यू है वो 90% है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए कितना हमें परमिट करना, कितना कलेक्शन परमिट करना चाहिए गवर्नमेंट को, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 4910/90 इंटू 100 चेक कर लेंगे। 4910/90 इंटू 100 अराउंड 5400 करोड़ आ रहा है। 5400 यहाँ 6213 करोड़ नहीं, ये तो नहीं आएगा। 5827 करोड़ ये भी नहीं आएगा। 5316 करोड़ ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो 5455 आ रहा है। लेकिन ये जो गैप है आई थिंक जो क्वेश्चन को फ्रेम करने में इनसे गलती हुई है, या तो ऑप्शंस गलत है। आंसर एक्चुअल में आना चाहिए 5455 करोड़। 50th क्वेश्चन देख लेते हैं। द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द फंड्स टू बी अरेंज थ्रू टोल एंड दैट थ्रू मार्केट बोरोइंग इज। टोल और मार्केट बोरोइंग का हमें निकालना है रेशियो। तो आएगा अप्रोक्स में इसका 5000 ले रहा हूँ और इसका 30,000, तो 0 0 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5:30 का आएगा। और जब हम दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1:6 हमारा आंसर आ रहा है। तो ऐसे हमारा LR का जो सिलेबस था वो ख़त्म होता है। मैंने कुछ क्वेश्चन इसके लिए नहीं करवाए क्योंकि वो बहुत ही इजी है और उसमें हमें टाइम देकर कोई करना नहीं है। LR जो आएगा वो आपको डायरेक्टली इसमें से भी नहीं पूछेगा, आपको जो है वो थोड़ा रीजनिंग पावर आपका अंदर लगाना पड़ेगा, आप तभी जाके एप्टीट्यूड और LR के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि आप किसी अनएथिकल वे से इसको कर लोगे। जब क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उसमें आपको खुद को टाइम, और स्पेसिफ़िकली ये जो चार्ट्स वाले जो एक चार्ट दे दिया गया है उस पर से 5 क्वेश्चन, ऐसे आप क्वेश्चन को आपको करना है तो आपको खुद करना पड़ेगा। थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आज के सेशन में आपको कोई भी डाउट लगा हो तो आप डायरेक्टली मुझको DM कर लीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। कुछ क्वेश्चंस LR के अंदर मैंने देखे, वो यूनिवर्सिटी ने उसमें कुछ तो लोचे मारे और वो हिसाब से इसमें या तो उसका क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गलती है या ऑप्शंस में गलती है। हमने क्रॉस वेरीफाई करके भी चेक करा तो क्वेश्चंस नहीं बन रहे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, उसको स्किप कर देना है, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई करते रहिए लगन से, और क्योंकि अंत में पढ़ाई काम आओगी। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।